जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि उन बहनों, बेटियों, भाइयों, अजीजों को मुबारकबाद दूं जो पिछले 2 महीने बल्कि उससे ज़्यादा से CAA, NRC और NPR के खिलाफ सोच रहे हैं, जमे हुए हैं। आवाज नहीं, आवाज क्या पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ लोग मदद कर रहे हैं। मेरे दिल में उन लोगों के लिए बड़ी कद्र है, उनकी बड़ी ऊंची हैसियत है। इस मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने तन, मन, धन सब लगा दिया है। आप इस बात को जहन में बैठाइए कि मुल्क की आज़ादी मिली हजारों कुर्बानियों के बाद। अंग्रेजों के दौर में 52,000 उलमा इस मुल्क के लिए, इसको आजाद कराने के लिए अपनी जानें निछावर कर दी और उस आजादी को बचाने के लिए आप सब और खास तरीके पर धरने पर बैठी हुई हमारी बहनें, बेटियां जमे हैं, जुटे हैं, हौसले के साथ आजादी को बचाने का काम कर रही हैं, कर रहे हैं। मामला समझ लीजिए, मुल्क आजाद हुआ तो एक समझी सोची स्कीम, एक समझे सोचे दिमाग के साथ मुल्क आजाद हुआ। इस मुल्क में लोग भाई भाई बन के रहें। इस मुल्क के अंदर न जात की बुनियाद पर फर्क किया जाए, न मजहब की बुनियाद पर फर्क किया जाए, सब मुसावात की बुनियाद पर बराबर है, बराबर रहे। इसी सोच के साथ मुल्क आजाद हुआ और इसी सोच के साथ हमारा आईन, हमारा संविधान बनाया गया। लेकिन संविधान के साफ सुथरे मजमून के बावजूद, उसकी मंशा लिखी हुई बिल्कुल क्लियर, उसके खिलाफ CAA का कानून ताकत की बुनियाद पर पार्लियामेंट से पास करा लिया गया। लेकिन इस बात को अच्छी तरह समझिए कि भारत का भविष्य सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबरों के हाथ में नहीं है।
पार्लियामेंट के मेंबरों को ताकत आपसे मिलती है, आप सबसे मिलती है। और संविधान के रक्षा करने वाले पार्लियामेंट के मेंबरान अगर नाअहल हो जाएं, जैसे बाप की नाखलफ औलाद हुआ करती है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप मुल्क की भी हिफाजत करें, संविधान की भी हिफाजत करें। आपका ये मजमा और पूरे मुल्क में जो कोशिश हो रही है वो मुल्क को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। संविधान ने आदमी और आदमी के बीच कोई रुकावट को नहीं माना, धर्म को नहीं माना, जात पात को नहीं माना। इंसान इंसान सब बराबर, सबका हक, सबका अधिकार बराबर, ये हमारे संविधान ने कहा है। सीएए जो बनाया गया है उसके अंदर एक तबके को निकाल दिया गया, मुसलमानों को अलग कर दिया गया। जो बात संविधान में कही गई है, पार्लियामेंट में ताकत की बुनियाद पर उसके खिलाफ कानून बना दिया, और जब पार्लियामेंट बहक जाए तो जिम्मेदारी आपकी है कि पार्लियामेंट को नकेल दे, उसको सही रास्ते पर ले जाए, और आप ये जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। हम संविधान के एहतराम के साथ इस कानून के इसलिए मुखालिफ हैं कि इसमें भेदभाव किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि इसका ये असर होगा, ये असर होगा। संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया, इस कानून ने भेदभाव किया। हम संविधान के साथ हैं, भेदभाव के खिलाफ हैं। दूसरी बात, एनआरसी का नंबर तो बाद में आया, अभी नंबर आया हुआ है एनपीआर का। इस बात को भी समझ लीजिए, इसलिए कि दिल्ली से लेकर गांव तक ये बात फैलाई जा रही है कि ये तो सेंसस है, ये तो गिनती है, मर्दों की भी गिनती होगी, औरतों की भी गिनती होगी, ये गिनती बराबर से चली आ रही है। 1951 में भी हुई, 1961 में भी हुई, 1971 में भी हुई, बराबर चली आ रही है। लेकिन ये बात झूठी है। वजह उसकी ये है कि जो गिनती मर्दों की, औरतों की, इंसानों की पिछले 60-70 साल से, बल्कि उससे पहले से, ये तो 1885-86 से ये काम शुरू हुआ है, जो ये चल रहा था सिलसिला भारत के अंदर, वो 1948 के कानून सेंसस एक्ट के अंतर्गत उसके मातहत चल रहा था। 2003 में दूसरा कानून बनाया गया जो शहरियत का कानून है, आदमियों की गिनती का कानून नहीं है। 2003 में जो कानून बना, उस कानून को कैसे सरजमीन पर उतारा जाए, उसके लिए रूल बना और उस रूल के पेट से एनपीआर, एनआरसी पैदा हुए।
अब ये कहा जा रहा है कि ये गिनती तो 2010 में हुई थी, 11 में उसका नतीजा आया। उस वक्त तो किसी ने कोई कहा ही नहीं कुछ। अब 2020 में जो गिनती होगी, जिसका रिजल्ट आएगा 2021 में, उस पर लोग बिला वजह हंगामा कर रहे हैं। ये गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है पूरे भारतवासियों को। 2010 के अंदर मैं जानता हूं कि एनपीआर हुआ था। 2003 के कानून को सामने रखकर मुल्क में गिनती हुई थी, मगर 2010 के अंदर कोई खोज नहीं थी, कोई बेईमानी नहीं थी, कोई भटकावा नहीं था, सीधा सीधी गिनती की बात थी। अब जो 2020 के अंदर एनपीआर होने की बात है, उसमें भटकावा है। उसमें सरकार आपको पाबंद कर रही है कि आप झूठ बोले, आप घूस दें। सरकार इसकी पाबंदी कराना चाहती है। हम ये कहते हैं कि एक शरीफ, एक सभ्य भारतीय के लिहाज से न हम झूठ बोलेंगे न घूस देंगे। बहुत सीधी सी बात। हम न झूठ बोलने के लिए तैयार, न घूस देने के लिए तैयार। बात समझ लीजिए, जो एनपीआर होने वाला है और जो मरकजी हुकूमत, केंद्र सरकार एनपीआर करने वाली है, उसके अंदर एक चीज ये भी है कि बाप मां कहां पैदा हुए, किस तारीख में पैदा हुए, इसका कागज दिखाओ। तो अभी तो सिर्फ बोल देना है। सरकार अभी बुलवाना चाहती है, बुलवा के फंसाना चाहती है और फंसा करके गर्दनिया पासपोर्ट देना चाहती है। यही है खुलासा। सरकार अभी बुलवाना चाहती है। मेरी पैदाइश, मेरे बाप की पैदाइश 1928 में हुई थी, मेरी माँ की पैदाइश 1938 में हुई थी। हम बोल देंगे उसको। कल को पूछा जाएगा कि लाओ कागज 1938 वाला, 1928 वाला, कहां से ला के देंगे आप? और 1928, 1938 की बात तो बहुत पीछे की है। एक बात समझ लीजिए, कायदे कानून की बात याद रखा कीजिए। ये जो पैदाइश और मौत को लिखने वाला सरकारी रजिस्टर है, ये कानून बना है 1969 में, 68 के बाद जो 69 हुआ करता है, 1969 में, और उसको सरजमीन पर लागू किया गया है 1985 में। तो जब कानून लागू किया गया 1985 में, तो भला बताइए, अब्बा जान अम्मा जान की बात तो बहुत दूर की है। मैं अपना कागज कहां से दिखाऊं, ये अपना कागज कहां से दिखाएं? समझिए इस बात को। इसलिए कि ये भी पैदा हुए हैं 1985 से पहले, हम भी पैदा हुए हैं 1985 से पहले। 1985 से पहले सरकार का कोई नियम, कोई कानून था ही नहीं जिसके जरिए से हमारी तारीख पैदा होने की लिखी जाती। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार हमसे झूठ बुलवाना चाहती है, हमसे घूस दिलवाना चाहती है, हमको धोखे में रखना चाहती है। समझ लीजिए इस बात को। किस तरह झूठ बुलवाना चाहती है? हम उल्टे सीधे कागज बनवाएं किसी भी अथॉरिटी से, जो जेन्युइन नहीं होंगे, असली नहीं होंगे, हम वो कागज बनवाएं। और आप अच्छी तरह जानते हैं
ऊपर से नीचे लेके नीचे तक सरकारी तंत्र, चाहे सेंटर का मिनिस्टर हो और चाहे गांव का ब्लॉक का कर्मचारी हो, बिना घूस के इसको एक कदम नहीं चलना आता, घूस के साथ चलती है। अब अगर हमने कागज बनवा लिया, झूठ भी होगा और उसकी तह में घूस भी होगा। झूठ इसलिए होगा कि कोई कागज है नहीं सरकार के पास, हम कहां से बनवाएंगे। कानून बना 1985 में, कानून जमीन पर उतरा 1985 में, और हम पैदा हैं 1985 के पहले। कागज कहां से आएगा, कौन बनाएगा। इसलिए एक दफा एक साहब इंटरव्यू ले रहे थे मुझसे, तो मैंने एक बात कही थी, बात जरा कड़वी है लेकिन याद रखिए उसको, याद रखिए उसको। कड़वी है मगर सच, 100% सही। मैंने कहा कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मोदी जी की भी अम्मा जान जिंदा है और अमित शाह जी की भी अम्मा जान जिंदा है। अरे अम्मा जान समझते हो कि नहीं? हाँ, माता जी, दोनों की माता जी जीवित हैं। ये दोनों अपनी माता जी का पैदाइश वाला सर्टिफिकेट दिखला दे, वैसे ही हम भी बनवा लेंगे घूस देकर। नहीं, वो मत कीजिए, वो सब मत कीजिए। नारा वारा सुनते सुनते बुढ़ापा आ गया, अब कोई शौक नहीं रहे। समझिए इस बात को। पहले लाए मोदी जी अपनी अम्मा जान का सर्टिफिकेट, लाए अमित शाह अपनी अम्मा जान का सर्टिफिकेट, तो फिर वो भी हमारी उम्र के आसपास ही होंगी, बल्कि हमसे हो सकता है कुछ बड़ी हो। मेरे पास नहीं है उसका। जब उनका देखेंगे हम टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, तो उसी को सामने रख के हम भी बनवा लेंगे और जितने बूढ़े लोग हैं सब बनवा लेंगे। ये सरकार हमको अच्छा इंसान बनने नहीं देना चाहती। ये चाहती है कि झूठा बने, घूसखोर बने, घूस देने वाला बने, गलत काम करने वाला बने। हम ये कहते हैं कि हम इस मुल्क में ईमानदार इंसान की हैसियत से सांस लें। हम ये कहते हैं कि हम आपस में नफरत नहीं करेंगे। ये नफरत के सौदागर हैं, ये नफरत के सौदागर हैं, और हम आप मोहब्बत के शहदाई हैं। हम आप मोहब्बत के शहदाई हैं। हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, एक को दूसरे से ताकत मिलेगी, एक दूसरे को पढ़ने पढ़ाने की तरफ ले चलेंगे। और जब मुल्क पढ़ा लिखा बनेगा, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ेगा, आपस में भाईचारा होगा, जब हर आदमी अपने धर्म पे रहते हुए आपस में मोहब्बत करेगा, यकीन कीजिए मुल्क मजबूत होगा, तरक्की करेगा। और अगर नफरत की फिजा बनाई जाएगी, खौफ की फिजा बनाई जाएगी, तो फिर उसके बाद चाहे आप किसी चचा को बुला लीजिए। आजकल चचा आए हुए हैं, अरे पता है कि नहीं? नहीं पता। चचा आए हुए हैं, आप लोग इतने बेखबर हैं कि पता नहीं। अमेरिका से एक चचा हवाई जहाज पर चढ़ के लैंड किए हुए, जानवे नहीं करते हैं आप लोग, तो हम क्या करें? जो चचा आए हुए हैं, कितनों उनसे ठुकवाते रहिए, चचा ने क्या कहा ये भी समझ लीजिए। ऐसे मौके पर चचा को बुलाया गया है, भैया हम चचा हमसे नहीं समझ रहा है, आप आके समझ। सही बात। कहते हैं जब कोई बात होती है तो फरमाते हैं कि ये मेरा आंतरिक मामला है, आंतरिक ही मामला है, तो फिर चचा जान को क्यों इंपोर्ट किया है, क्यों बुलाया है चचा जान? मामला हल करो। लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि इस कानून में CAA
एनआरसी, एनपीआर, इसमें इतना खोज है, इतना कीड़ा है, इतना इंसान और इंसानियत के खिलाफ है कि चचा ने आने से पहले ही कह दिया कि याद रखो बेटू, इस पर भी बात होगी, इस पर भी बात होगी, इस पर भी बात होगी। सुना है कि नहीं सुना है? आप सुन लीजिए। जिस चचा को आपने मदद के लिए बुलाया है, वो चचा ने पहले ही सुना दिया कि इस पर इस पर इस पर बात करेंगे। क्या मतलब? आपका साथ नहीं देंगे। और साथ नहीं देने का मतलब आगे भी एक है, आपसे कोई बिजनेस नहीं करेंगे। सुन लीजिए, बुलाया गया था कि कुछ माल मुद्रा का हिसाब लगेगा, वो भी है कि कोई तजारती हिसाब भी नहीं होगा। अब नतीजा क्या हुआ? चचा चाहते थे कि कुछ हथियार बिक जाए। अरे ये तो व्यापारी है, अमेरिका तो मुकम्मल व्यापार है। उसने चाहा था कि कुछ हथियार बिक जाए। अब ये हिचकिचा के पीछे, हथियार नहीं खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे? अरे उधर से आएगा तब ना पैसा इधर जाएगा, जब उधर से आएगा ही नहीं तो पैसा इधर जाएगा कैसे? इसलिए न हथियार की डील, न तिजारत की डील, सिर्फ लफाजी की डील। आप बहुत खूबसूरत है, अरे आप तो बड़े हसीन नजर आ रहे हैं, बस इसी की डील और कुछ नहीं। बाकायदा जैसे बूट पॉलिश होता है ना, वैसे मुंह पॉलिश करके चिकना करके दिखा रहे। ये हालत है। हमें ये समझना चाहिए कि ये चीज, ये तीनों कानून, इसकी बुनियाद क्या है। मैंने आपको बताया सीए के बारे में, मैंने बताया आपको एनपीआर के बारे में। इसको याद रखिए, पूरी मजबूती के साथ इसकी मुखालफत कीजिए। और ध्यान से एक बात सुन लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार अपनी जगह अडिग है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार हिल चुकी है, लेकिन वो जो अंदर का शैतान होता है, मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए उसको पीछे हटने में दुश्वारी हो रही है। वो पीछे नहीं हटना चाहती, इसलिए कि उसकी नाक ऊंची है। जमहूरियत में, प्रजातंत्र में सब बराबर, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे हमारे ये बहादुर भाई हो, सब बराबर, कोई अंतर नहीं। पब्लिक ने एक को कह दिया कि आप मुल्क चलाइए, कल इनको कह देगी कि आप मुल्क चलाइए, बात खत्म, बात खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि प्रजातंत्र में, जमहूरियत में सबों को हुकूक हैं। और अगर नहीं मानने का मिजाज है तो सही बात यह है कि आप इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। आपको ये हक नहीं है कि आप इस मुल्क को चलाएं। ये बुनियादी बातें थी जो मैंने आपसे कही। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ जो अभी कोशिश हो रही है इन तीनों चीजों के खिलाफ, उसमें हर एक तबका, हर एक जात, हर एक मजहब, मर्द औरत सब एक साथ है। यह सही तस्वीर है आपकी तहरीक की, आपके आंदोलन की। इस तस्वीर को मजबूत रखिए, आपस में नेल मोहब्बत रखिए, आपस में भाईचारा रखिए। अगर कोई बीमार है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, इस जात का, उस जात का, अगर आप उसकी सेहत के लिए कुछ कर सकते हैं कीजिए, नहीं तो कम से कम उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए कामना कीजिए कि आपका पड़ोसी सेहतमंद हो जाए।
ये आप सबकी जिम्मेदारी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी जिम्मेदारी है। और आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ तो सिखों की बड़ी तादाद नहीं है, यहाँ ईसाइयों की बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो संविधान सुरक्षा आंदोलन नाम का एक इदारा बनाया है, उसके अंदर सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, उसमें सारे तबकात के लोग हैं, उसमें वामन मेश्राम जी भी हैं, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं, उसमें भानु प्रताप जी भी हैं, उसके अंदर ईसाई, सिख सारे लोग मौजूद। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सिखों के सबसे बड़े रहनुमा जत्थेदार साहब, उन्होंने पूरे तौर पर इस तहरीक की हिमायत की और वो लोग शरीक हो रहे हैं। और जितने ईसाई भाई हैं वो दिल्ली से लेकर केरला तक इस तहरीक में साथ है। जरूरत इसकी है इसको और मजबूत कीजिए। सरकार हिल चुकी है, जोरदार धक्का लगाने की जरूरत है। धक्का लगाएंगे, कानून बदल जाएगा, कानून बदल जाएगा। शुक्रिया।